हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आज की वीडियो में हम बेसिक कवर करेंगे। तो आप देखिए, जो स्टूडेंट्स है आप मेरे को बताइएगा कि सर आज के क्वेश्चंस कैसे लगे, और साथ ही साथ आपका जो कॉलेज नेम है और अपना यूनिवर्सिटी नेम है आप मुझे वो भी कमेंट करके बताएं। अगर मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो मैं इससे रिलेटेड और भी आपके लिए वीडियोस लेकर आऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, इन द लेयर हायरार्की एज द डेटा पैकेट्स मूव फ्रॉम अपर टू लोअर लेयर हेडर आर। देखिए कह रहा है कि जो डेटा हायरार्की है उसमें जब डेटा पैकेट्स मूव होता है अपर लेयर से लोअर लेयर की तरफ, तब उसमें हेडर क्या होता है। ऑप्शन ए दिया गया है एडेड, ऑप्शन बी दिया गया है रिमूव्ड, ऑप्शन सी दिया गया है रीअरेंज्ड और ऑप्शन डी गया है मॉडिफाइड। तो देखिए इसको समझ लेते हैं। देखिए हमने दो टाइप के लेयर्स पढ़े हैं मॉडल्स, एक पढ़ा है ओएसआई मॉडल और एक पढ़ा है टीसीपी मॉडल। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन में आ चुके हैं दोनों लेयर्स। अब देखो चाहे कोई सा भी लेयर हो, तो जो डेटा पैकेट्स होता है जब वो सेंडर की तरफ जाता है, मतलब जब हम उसको सेंड करते हैं तो सबसे पहले वो एप्लीकेशन लेयर में जाता है, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। मतलब ऊपर से जब डाउन की तरफ आता है तो उसमें हर एक लेयर में डेटा के साथ साथ एक नया पैकेट जुड़ता रहता है, एक नया हेडर जुड़ता रहता है। मतलब इसका कुछ इस तरीके से होता है, अगर आपका डेटा है तो डेटा के साथ यहाँ पर ऐसा एक अगर डेटा है तो यहाँ पर एक हेडर जुड़ जाएगा और उसके बाद ये एक पूरा पैकेट बन जाएगा। तो इस तरीके से हर एक लेयर में जाते जाते एक नया हेडर ऐड होता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एडिड। मतलब हर एक स्टेज में जब वो अपवर्ड से लोअर की तरफ लेयर की तरफ डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसमें जो लेयर्स है वो क्या होती रहेगी, ऐड होती रहेगी, हेडर्स ऐड होते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, द स्ट्रक्चर एंड द फॉर्मेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड। ठीक है, अब देखिए जब भी हम लिखते हैं, जो भी हमारा डेटा होता है वो एक प्रोटोकॉल के तहत ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह तक, और उसका एक क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है कि आपको इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। अगर आप किसी भी फॉर्मेट में रख देंगे तो वो दूसरे जो हमारा दूसरा सिस्टम होगा उसमें सपोर्ट नहीं करेगा। तो उस जो एक स्ट्रक्चर और फॉर्मेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है सिंटैक्स, ऑप्शन बी दिया है सिमेंटिक्स, ऑप्शन सी दिया गया है स्ट्रक्ट और ऑप्शन डी दिया गया है फॉर्मेटिंग। तो देखिए जो एक वो स्ट्रक्चर और फॉर्मेट होता है डाटा का उसको हम कहते हैं सिंटैक्स ऑफ डेटा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड कीबोर्ड इन्वॉल्व्स डैश ट्रांसमिशन। अगर यहाँ पर पूछा गया है कि जब हमारा जो कंप्यूटर होता है, मॉनिटर होता है और कीबोर्ड के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है, जो ट्रांसमिशन होता है वो कैसा होता है। ऑप्शन ए दिया गया है ऑटोमेटिक, ऑप्शन बी दिया गया है हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन सी दिया गया है फुल डुप्लेक्स और ऑप्शन डी दिया गया है सिंप्लेक्स। तो देखिए जब भी हम ट्रांसमिशन के मोड पढ़ेंगे तो उसमें हम कौन कौन से पढ़ेंगे, 3 टाइप के पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम यहाँ पे सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है, अगर हमारे पास ट्रांसमीटर है और रिसीवर है तो ट्रांसमीटर ही हमेशा रिसीवर को भेजेगा, कभी रिसीवर ट्रांसमीटर को कोई सिग्नल नहीं भेज सकता। ठीक है, उसके बाद होता है दूसरा हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, जैसे एक ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है। अब क्या होगा, एक ही बारी में या तो ट्रांसमीटर रिसीवर को सिग्नल भेजेगा या क्या होगा, रिसीवर ट्रांसमीटर को सिग्नल भेजेगा। मतलब एक ही बारी में एक ही बंदा क्या कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है एक ही डायरेक्शन को। या तो ट्रांसमीटर रिसीवर को करेगा एक बारी में, या तो रिसीवर ट्रांसमीटर को करेगा, दोनों एक साथ नहीं कर सकते। उसके बाद आता है हमारा तीसरे नंबर का फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, जो ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को एक ही टाइम पे डेटा भेज सकते हैं। मतलब जैसे हमारा सेल फोन्स हो गया, क्या होता है जब हम बात करते हैं तो दोनों एक ही साथ बोल सकते हैं। पर ये हाफ डुप्लेक्स और इसमें क्या हो जाता है, जैसे हम वॉकी टॉकी की बात करें उसमें क्या होता है, पहले एक जना बोलता है एक ही फ्रिक्वेंसी में,
फिर एक बंद होता है तो फिर दूसरी तरफ से बोलता है। और ये सिंप्लेक्स वाला हो गया, जैसे हमारे घर का जो ब्रॉडबैंड होता है, ठीक है ना, ये जो हमारे घर में चैनल्स आते हैं, केबल्स होती है, तो ये सब इन सब में क्या हो जाता है, हमारा सिंप्लेक्स हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच में। तो देखिए हम क्या करते हैं, हमेशा कीबोर्ड से कंप्यूटर में क्या कमांड ही भेजते हैं, कभी कंप्यूटर तो हमारी कीबोर्ड में देता नहीं। तो यहाँ पर कैसा डायरेक्शन हो रहा है, हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा, मतलब जो हमारा कीबोर्ड है वो हमेशा कंप्यूटर को भेजेगा। तो ये कैसा हो जाएगा, हमारा सिंप्लेक्स हो जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द फर्स्ट नेटवर्क वॉज कॉल्ड। फर्स्ट नेटवर्क कौन सा था? ऑप्शन ए दिया है CNNET, ऑप्शन बी दिया गया है NSFNET, ऑप्शन सी दिया गया है ASP.NET और ऑप्शन डी दिया गया है ARP.NET। तो देखिए बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप नेटवर्किंग की स्टूडेंट हो तो आपको इजीली पता होगा कि जो सबसे पहला नेटवर्क बनाया गया था वो कौन सा बनाया गया था, ARP.NET। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। और इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको याद होनी चाहिए एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अ डैश इज द फिजिकल पाथ ओवर विच अ मैसेज ट्रेवल्स। ठीक है, उसको क्या कहते हैं जिसमें मैसेज ट्रेवल होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है पाथ, सेकंड दिया गया है मीडियम, थर्ड ऑप्शन दिया गया है प्रोटोकॉल और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है हमारे पास रूट। ठीक है, तो देखिए जब भी हम ट्रांसमिशन मीडियम की बात करें और या हम कम्युनिकेशन की बात करें नेटवर्किंग में, तो उसमें जो हमारा पाथ होता है, जो हमारा रास्ता होता है जिससे हमारा क्या होता है, मैसेज ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी तरफ, मतलब जो हमारा चैनल होता है उसको हम किस नाम से बोलते हैं? उसको कहते हैं हम मीडियम के नाम से। तो इसका आंसर हो जाएगा मीडियम। और देखिए इसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ और भी जान लीजिए। तो जो हम मीडियम यूज करते हैं, दो टाइप के मीडियम यूज करेंगे हम, या तो होगा वो गाइडेड या होगा अनगाइडेड, या तो होगा गाइडेड या होगा अनगाइडेड। मतलब या तो गाइडेड का मतलब होता है वायर्ड कनेक्शन यूज करते हैं हम, और या तो होगा वायरलेस। जैसे हम कौन सा यूज करते हैं, वाईफाई, ये सब वायरलेस होते हैं। वायर्ड कैसे, लैन केबल होती है जो हमारे पास, उसके हेल्प से वायर्ड हो गया। बहुत सारी केबल होती है, कोएक्सियल केबल, फाइबर केबल, तो ये सारे वायर्ड आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, मीडियम। अ मीडियम इज अ फिजिकल पाथ ओवर विच अ मैसेज इज ट्रेवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन 6 को पढ़ लेते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट अ नेटवर्क एज डिवाइस। इसमें से कौन सी डिवाइस नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए है पीसी, ऑप्शन बी है स्मार्टफोन, ऑप्शन सी है हमारे पास सर्वर्स और ऑप्शन डी है स्विचेस। तो देखिए नेटवर्क एज डिवाइस वो डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से हम किसी नेटवर्क में कनेक्ट हो सकते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास पीसी है, पीसी का अपना एक मैक नंबर होता है, आईपी एड्रेस होती है, तो हम पीसी की हेल्प से किसी भी इंटरनेट सोर्सेज में या किसी भी आईएसपी में कनेक्ट हो सकते हैं। स्मार्टफोन हो गया, जैसे हमारा मोबाइल फोन हो गया, इससे भी हम नेट इजीली ऑपरेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक सिम होता है, उसका एक नंबर होता है, फोन का नंबर होता है, तो जिसकी हेल्प से हमको एक आईपी मिलती है और हम किसी भी नेटवर्क को कनेक्ट कर लेते हैं। ऐसे ही सर्वर होता है, सर्वर में भी काफी सारे कंप्यूटर्स का कलेक्शंस होता है और वहां पर उसकी भी एक आईपी होती है जिसकी हेल्प से हम किसी भी नेटवर्क को या कनेक्शन को हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बट जो स्विच होता है, स्विच का काम क्या होता है, ये एक तरीके से मैनेज करता है सिर्फ नेटवर्क को, इसकी कोई आईपी नहीं होती। वैसे स्विच हमारा देखिए सेकंड लेयर में आता है, डेटा लिंक लेयर में, बट कुछ स्विच एडवांस स्विच भी होते हैं। तो अगर हम बेसिक स्विच की बात करें तो हम सिर्फ डेटा लिंक लेयर जो हमारी सेकंड लेयर होती है उसी की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो स्विच है वो क्या है, एक नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है, ये सिर्फ एक स्विचिंग मैनेज डिवाइस है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, स्विच। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है अ डैश सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, उस रूल्स, सेट ऑफ रूल्स को क्या कहते हैं जो कि डेटा कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो डेटा होता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जाके कम्युनिकेट होता है, तो उसको कहते हैं हम प्रोटोकॉल। अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 3 डिवाइसेस और मोर डिवाइसेस शेयर अ लिंक इन डैश कनेक्शन। अगर 3 या 3 से ज्यादा डिवाइसेस कोई एक कनेक्शन को शेयर कर रही है, ठीक है, तो उस लिंक को शेयर कर रही है, तो उस कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन दिया है यूनिपॉइंट, ऑप्शन बी दिया गया है मल्टी पॉइंट, ऑप्शन सी दिया गया है पॉइंट टू पॉइंट और ऑप्शन डी दिया गया है सिंप्लेक्स। तो देखिए, अगर सिर्फ एक ही लाइन है और है ना, और इससे कितनी है, मोर देन 3, 1 2 3, यहाँ पर एक डिवाइस होगी, यहाँ पर एक डिवाइस हो गई, यहाँ पर एक डिवाइस होगी, यहाँ पर एक डिवाइस होगी। अब ये क्या कर रहे हैं, एक ही लिंक को शेयर कर रहे हैं, एक ही मीडियम को शेयर कर रहे हैं, तो ये किस टाइप का हमारा कनेक्शन होगा, है ना। तो अब देखिए, अब एक ही बस से मल्टी कनेक्शन में जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, हर जगह डेटा जा रहा है, तो ये कैसा कनेक्शन हो गया? एक ही लिंक से मल्टी पॉइंट कनेक्शन हो गया, क्योंकि एक ही लिंक के कहाँ है, मैनी मोर देन 1 और मोर देन 2 कनेक्शन है, तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टी पॉइंट कनेक्शन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन नंबर 9 में। When collection of various computers seems a single coherent system to its client, then it is called। तो ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क, ऑप्शन बी दिया गया है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ऑप्शन सी दिया गया है नेटवर्किंग सिस्टम और ऑप्शन डी दिया गया है मेल सिस्टम। तो देखिए, अब इसको समझ लेते हैं। अब ये कह रहा है कि जब कलेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटर, मतलब हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर है, पर जो उसका पूरा सारा जो पूरे कंप्यूटर का जो कंट्रोल है वो हमको सिर्फ एक ही स्क्रीन से करना पड़ रहा है, तो उस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, उस टाइप के नेटवर्क को क्या बोलते हैं? तो देखिए, जब बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं तो उनको हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क, जो उनके बीच में जो इंटरकनेक्शन होता है, और जब हम उसको एक ही सिंगल कोहेरेंट सिस्टम से कंट्रोल कर सकते हैं तो उस टाइप के नेटवर्क को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर नेटवर्क इज बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ अनदर नेटवर्क? ठीक है, ऑप्शन बी है प्रायर नेटवर्क, ऑप्शन बी है चीफ नेटवर्क, ऑप्शन सी है प्राइम नेटवर्क और ऑप्शन डी है ओवरले नेटवर्क। तो देखिए, जब टॉप ऑफ अनदर नेटवर्क, अब एक नेटवर्क के ऊपर दूसरा नेटवर्क लगाओगे तो आप क्या कर रहे हो, ओवरले कर रहे हो दूसरे के ऊपर। जैसा एग्जांपल हो गया कि हाँ, हमारा एक कोई पब्लिक नेटवर्क है, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर एक वीपीएन तैयार कर रहे हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो क्या हो रहा है, एक नेटवर्क के ऊपर दूसरा नेटवर्क ओवरलैपिंग हो रहा है, तो इस टाइप के नेटवर्क को हम कहते हैं ओवरले नेटवर्क। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओवरले नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर्ड बाय ऑल मशीन्स ऑन द नेटवर्क इन, फर्स्ट ऑप्शन है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, ऑप्शन बी है यूनिकास्ट नेटवर्क, ऑप्शन सी है मल्टीकास्ट नेटवर्क और ऑप्शन डी है एनीकास्ट नेटवर्क। तो देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई कम्युनिकेशन चैनल है जो कि सारी मशीन के द्वारा शेयर किया जा रहा है, मतलब जो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, एक चैनल है, इससे जितनी भी डिवाइस है सब शेयर हो रही है। मतलब इसमें अगर मैंने कोई डेटा पैकेट भेजा तो वो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, हर उस चैनल में जाएगा, हर उस मशीन में जाएगा जो उस कम्युनिकेशन चैनल से कनेक्टेड होगा। तो इस टाइप के जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, जो इस टाइप का हमारा नेटवर्क होता है, उसको हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। ब्रॉडकास्ट मतलब जो भी उस चैनल से, जो भी उस कम्युनिकेशन चैनल से कनेक्टेड नेटवर्क है, जो भी डिवाइसेस है, जो भी मशीन है, वो हर एक मशीन में सेम डेटा सेंड कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझे नीचे कमेंट में अपने कॉलेज का नेम लिख के जरूर बता दें कि, और यूनिवर्सिटी का नेम भी बता दें, ताकि अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं आगे के और पार्ट्स इसमें लेकर आऊं। तो 12th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन कंप्यूटर नेटवर्क्स नोड्स आर, कंप्यूटर नेटवर्क में नोड्स किसे कहते हैं? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है द कंप्यूटर दैट ओरिजिनेट द डाटा, वो कंप्यूटर जो डेटा को सेंड करता हो या जिससे डेटा आता हो, ओरिजिनेट होता हो। द कंप्यूटर दैट राउट द डेटा, मतलब वो कंप्यूटर जो डेटा को एक प्लेस से या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में सेंड करता हो। द कंप्यूटर दैट टर्मिनेट्स द डेटा, मतलब वो
कंप्यूटर जहाँ पर डेटा क्या होता है, खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, एंड हो जाता है। और ऑप्शन डी दिया गया है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो देखिए नोट्स क्या होता है, नोट्स यहाँ पर जैसे कोई वर्क स्टेशन हो गया, पीसी हो गया और कंप्यूटर हो गया, उसी को हम नोट कहते हैं। उसी से कोई भी डेटा जनरेट होगा, उसी से कोई डेटा ट्रांसमिट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। डेटा भी ओरिजिनेट होगा, डेटा राउट भी होगा और एक एंड पे पहुंच भी जाएगा। ऑप्शन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन 13, ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ब्लूटूथ देखिए हम सब यूज करते हैं डे बाय डे लाइफ में, तो वो किस चीज का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क। तो देखिए जो ब्लूटूथ होता है, अब देखो मैंने ब्लूटूथ ऑन करा और अपनी डिवाइस से कनेक्ट कर लिया, तो उसमें किसी और का इंटरफेरेंस तो हुआ नहीं, तो ये कैसा नेटवर्क हुआ, ये मेरा एक अपना पर्सनल नेटवर्क हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो देखिए आपको यहाँ पर ब्लूटूथ के बारे में कुछ और बेसिक चीज भी पता होनी चाहिए। तो जो हमारा ब्लूटूथ होता है उसकी रेंज कितनी होती है और वो कितनी फ्रिक्वेंसी में काम करता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसकी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो रेंज होती है वो होती है 10 मीटर और जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है, वो होती है 2.45 गीगाहर्ट्ज। ये आपको पता होनी चाहिए, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में, अ डैश डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स पैकेट बिटवीन द नेटवर्क बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग इन द पैकेट्स। तो ऑप्शन ए है ब्रिज, ऑप्शन बी है फायरवॉल, ऑप्शन सी है राउटर और ऑप्शन डी दिया गया है यहाँ पर हमारे पास हब। तो देखिए वो कौन सी डिवाइस होती है जो पैकेट को फॉरवर्ड करती है, पहले उसका राउटिंग इंफॉर्मेशन पढ़ती है पैकेट के साथ साथ जो उसमें राउटिंग इंफॉर्मेशन दे रखी है, और उसके बाद उस पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसमिट कर देती है। तो उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, उस डिवाइस को हम कहते हैं राउटर। राउटर का काम क्या होता है, जैसे इसके पास कोई पैकेट आता है तो वो उसमें क्या एक टेबल होती है, राउटिंग टेबल, उसमें उस राउटिंग टेबल को वो रीड करता है, देखता है कि नेक्स्ट वाला कौन सा उसके पास वाला राउटर है या कौन सा नेक्स्ट वाला पोर्ट है, उसमें सेंड करता है, जिससे जो हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अ लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय सिस्टम, वन प्रोटोकॉल पर लेयर इज कॉल्ड। प्रोटोकॉल हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अ सेट ऑफ रूल्स। तो अब पूछ रहा है कि अगर वन प्रोटोकॉल पर लेयर हो गई तो उसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए दिया गया है प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर, ऑप्शन बी दिया गया है प्रोटोकॉल स्टैक, ऑप्शन सी दिया गया है प्रोटोकॉल सूट और ऑप्शन डी दिया गया है प्रोटोकॉल सिस्टम। तो अगर हम एक पर लेयर की बात कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉल स्टैक। ठीक है, स्टैक एक एक स्टैक को करके हमारी पूरी क्या मिलता है, पूरा बहुत सारे लेयर मॉडल बनता है। ऑप्शन क्वेश्चन 16 में चलते हैं। क्या दिया गया है, नेटवर्क कंजेशन अकर्स डैश। नेटवर्क कंजेशन कब अकर होता है, कब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ऑप्शन ए दिया गया है इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग, ऑप्शन बी दिया गया है व्हेन सिस्टम टर्मिनेट्स, ऑप्शन सी दिया गया है इन केस ऑफ ट्रांसफर फेलियर और ऑप्शन डी दिया गया है नन। तो देखिए जब भी हमारा कोई एक राउटर होता है, यहाँ पर समझिए हमारा एक ऐसे राउटर है, तो अब इसकी एक क्या होती है, मेमोरी होती है। अगर इसकी मेमोरी में है कि ये एक बारी में 3 पैकेट को स्टोर कर सकता है, 1 2 3, और पता चला वहां से चौथा पैकेट भी आ गया, तो उस समय क्या होता है, यहाँ पर जो ट्रैफिक का कंजेशन होता है बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हमारा जो नेटवर्क होता है वो स्लो होने लगता है और काफी सारे इसके पीछे रीजन होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अब जब किसी रोड की कैपेसिटी मानो 10 गाड़ियों की और उसमें आप दे दो 15 गाड़ियां घुसा दो उस रोड पे, तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, ओवरलोड हो जाएगी, ट्रैफिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नेटवर्क कंजेशन के लिए ऑप्शन नंबर ए इन केस ऑफ ओवरलोडिंग। तो जब ओवरलोडिंग स्टार्ट हो जाती है तो नेटवर्क में कंजेशन आना स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन 17 में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क एक्सटेंड्स अ प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस अ पब्लिक नेटवर्क। इनमें से कौन सा ऐसा नेटवर्क है जिसको हम प्राइवेट नेटवर्क में भी एज अ पब्लिक नेटवर्क में भी एज अ प्राइवेट नेटवर्क यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए दिया गया है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी वीपीएन, ऑप्शन सी एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क और ऑप्शन सी दिया गया है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो देखिए जो अगर हम पब्लिक नेटवर्क में अपना प्राइवेट काम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो नेटवर्क है, जो हमारा डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो कोई और ना चुरा सके या उसमें कोई कंट्रोल ना कर सके, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एक तरीके से ये हमको डबल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है किसी भी पब्लिक नेटवर्क में या पब्लिक कनेक्शन में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। आई होप आपको, मैं कोशिश कर रहा हूं कि बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, DSL टेलीकोस प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। डीएसएल की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये कौन सी सर्विस प्रोवाइड करवाता है। सबसे पहला है वायर्ड फोन एक्सेस, मतलब जो हमारे पास सिंपल टेलीफोन लाइन जो पहले बीएसएनएल की चलती थी वो वाली फोन एक्सेस प्रोवाइड करता है। आईएसपी हो गया हमारा, आईएसपी इंटरनेट के लिए हो गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी की फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, इसको आप लिखते रहिए देखिए नोटबुक में, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन सी है वायर्ड फोन एक्सेस एंड आईएसपी और ऑप्शन डी है नेटवर्क राउटिंग एंड आईएसपी। तो देखिए जो पुराने टाइम पे डीएसएल होती थी, देखिए हमने तो करा है, क्या होता था पहले जो टेलीफोन केबल्स होती थी, अगर उसको पीसी में कनेक्ट करो तो उससे नेट चलना स्टार्ट हो जाता था। तो अब आजकल तो लोग टेलीफोन यूज ही नहीं करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, हॉटस्पॉट से डायरेक्ट कनेक्ट करा और डायरेक्ट कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है। बट जब पहले अगर मैं डीएसएल की बात करूं तो उसमें हम क्या यूज करते थे, एक वायर्ड फोन एक्सेस होता था, मतलब उस वायर हमारे फोन में होती थी जिससे हम बात करते थे, और उसी से अगर हम एक वायर अपने पीसी में कनेक्ट कर लेते थे तो हमारा नेट चलना स्टार्ट हो जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, वायर्ड फोन एक्सेस एंड आईएसपी। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, द फंक्शन ऑफ DSLM इज टू। अब DSLM क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए आपको। D का मतलब हो गया डिजिटल, B का मतलब हो गया सब्सक्राइबर, लोकल एरिया एक्सेस मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, DSLAM, यहाँ पर A भी आएगा, DSLAM। ठीक है, तो अब इसका काम क्या होता है, फर्स्ट देखते हैं, कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, एम्पलीफाई द डिजिटल सिग्नल, कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल, और ऑप्शन डी दिया गया है डी एम्पलीफाइड डिजिटल सिग्नल। तो देखिए जो DSLAM होता है, इसका काम क्या होता है, ये हमेशा जो भी हमारा टेलीकॉम होता है सिस्टम, जैसे मैं जियो का सिम यूज कर रहा हूं तो उसके सेंटर में होगा। अब जो उसका सेंटर होगा, अब इसका काम क्या होता है कि जैसे मैंने कोई भी देखिए जो भी हम काम करते हैं वो किसमें सिग्नल का, कुछ सिग्नल जो हमारा होता है एनालॉग सिग्नल में ट्रांसमिट होता है, बट अगर उसको डेटा में ट्रांसमिट करना हो तो वो डिजिटल में कन्वर्ट होता है। तो ये यहाँ पर जो हमारा DSLM होता है, ये क्या करता है, जो भी हमारे टेलीकॉम सेंटर्स होते हैं वहां पर कनेक्टेड होता है, जो कि हमारे एनालॉग सिग्नल को एक डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल, DSLAM, डिजिटल सब्सक्राइबर लोकल एक्सेस मल्टीप्लेक्सर। ऑप्शन क्वेश्चन 20 में चलते हैं, विच ऑफ द टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद DSL। कौन सी टर्म ऐसी है इन चारों में से जो DSL में यूज नहीं होती। पहला है DSLAM, ऑप्शन बी है CO मतलब सेंट्रल ऑफिस, ऑप्शन सी है स्प्लिटर, और ऑप्शन डी दिया गया है CMTS मतलब केबल मॉडेम टर्मिनेटिंग सिस्टम। तो देखिए अगर हम DSL की बात करें, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के बारे में अगर बात करें, तो अब इसमें क्या होता है, एक तो ये था DSLAM और एक है DSL। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा ट्रांसमिट होता है, अब उसमें देखो हमारी केबल भी होगी, ठीक है। अब केबल में जो भी हमारी जो वायर होती है टेलीफोन वायर, उसमें ये क्वेश्चन भी आ सकता है टेलीफोन वायर में कैसा डेटा ट्रांसमिट होता है। तो टेलीफोन वायर में हमेशा डेटा जो ट्रांसमिट होता है वो एक एनालॉग डेटा ट्रांसमिट होता है, मतलब एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होता है। तो अब इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो रहा है तो देखिए सेंट्रल ऑफिस तो सब में होगा, स्प्लिटर भी सब में होगा स्प्लिट करने के लिए। और अब ये DSLM का काम क्या होता है, तो ये DSLM क्या करता है, जो हमारा जब डेटा हमारे सेंटर ऑफिस में जाता है, वहां से ये किसी भी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में ट्रांसमिट करके फिर वो उसको वायरलेस या कैसे भी कनेक्शन हो उससे हमारे डेटा को ट्रांसमिट कर देता है। अब इसमें पूछा है कि कौन सी टर्म एसोसिएट नहीं करती, तो देखिए जो ये CMTS है, ये वाली टर्म्स ये किस में यूज करेगी, जब हम कोई एक केबल एक्सेस यूज करेंगे, मतलब अगर हम किसी केबल के थ्रू नेटवर्क चलाते हैं जिसमें सिर्फ केबल का यूज हो रहा होगा तो वहां पर CMTS यूज होगी। DSL में कभी CMTS यूज नहीं होगा, क्योंकि DSL में जो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है उसमें जो एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करने का काम होता है वो DSLAM का होता है। तो यहाँ पर इसका कोई काम नहीं होगा, तो ये CMTS इज नॉट एसोसिएटेड विद DSL। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, HFC कंटेन्स। HFC मतलब यहाँ पर क्या हुआ,
जो हमारी केबल्स होती है, देखिए काफी डिफरेंट टाइप्स की केबल होती है जो हम किसी भी डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर केबल, हाइब्रिड फाइबर केबल। तो HFC मतलब हुआ हाइब्रिड फाइबर केबल्स कंटेन। तो जो हाइब्रिड फाइबर केबल है वो क्या क्या कंटेन करती है? ऑप्शन बी है फाइबर केबल सिर्फ, ऑप्शन बी दिया गया है कोएक्सियल केबल, ऑप्शन सी दिया गया है कॉम्बिनेशन ऑफ फाइबर केबल एंड कोएक्सियल केबल, और ऑप्शन डी दिया गया है ट्विस्टेड पेयर केबल। तो देखिए यहाँ पर हाइब्रिड हो रहा है, तो हाइब्रिड का मतलब ही होता है कि ये किसी दो चीज के कॉम्बिनेशन से बना हो। तो यहाँ पर जो हाइब्रिड जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ फाइबर केबल एंड कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल और फाइबर केबल के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं HFC केबल, हाइब्रिड फाइबर केबल, जो आजकल काफी ज्यादा यूज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर केबल इंटरनेट एक्सेस। तो यहाँ पर देखिए केबल इंटरनेट एक्सेस की बात हो रही है, तो इसको समझ लेते हैं। फर्स्ट दिया गया है इट इज अ शेयर्ड ब्रॉडकास्ट मीडियम। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया, सेकंड दिया गया इट इंक्लूड HFC। ऑप्शन सी दिया गया है केबल मॉडल कनेक्ट्स होम पीसी टू इथरनेट पोर्ट, और ऑप्शन डी दिया गया है एनालॉग सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल यूजिंग DSLAM। तो इसमें से कौन सा हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा? तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब हम DSL की बात करते हैं तो उसमें एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करने के लिए हम DSLAM करते हैं, और जब केबल इंटरनेट एक्सेस की बात होती है तो यहाँ पर जब हमें एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना होता है तो हम यहाँ पर यूज करते हैं CMTS। ओके, तो अब यहाँ पर अब ऑप्शन डी में दिया वो कह रहा है कि यहाँ पर एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए DSLAM का हम यूज करेंगे, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 22 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स ट्रांसमिशन रेट इन DSL। तो नीचे 4 फैक्टर दे के हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो DSL के ट्रांसमिशन को अफेक्ट करता है। तो फर्स्ट दिया गया है अ गेज ऑफ ट्विस्टेड पेयर लाइन। ऑप्शन बी दिया गया है डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। ऑप्शन सी दिया गया है शैडो फेडिंग, और ऑप्शन डी दिया गया है द गेज ऑफ ट्विस्टेड पेयर लाइन एंड डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। तो देखिए जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती है उसका मतलब उसको ट्विस्टेड करके ही क्यों यूज किया जाता है? तो देखिए जब दो केबल आपस में यूं करके जा रही होती है तो देखिए जब डेटा या एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट होगा तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो अगर दोनों वायर का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाता है तो जिसकी वजह से इंटरफेरेंस क्रिएट होती है और हमारा डेटा जो होता है लॉस हो जाता है। तो उसको कुछ इस तरीके से ट्विस्टेड किया जाता है, ऐसे करके दो वायर्स को ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड किया जाता है, और उसको इस तरीके से ट्विस्टेड किया जाता है कि उन दोनों का इंटरफेरेंस मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को डिस्टर्ब न करे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा द गेज ऑफ ट्विस्टेड पेयर लाइन एंड द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। अगर ये सही नहीं हुई तो इसमें क्या होगा? हमारा इंटरफेरेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हाउ मैनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक TCP एंड IP मॉडल्स। ठीक है, TCP IP मॉडल्स में कितनी नंबर्स ऑफ लेयर्स प्रेजेंट होती है? तो देखिए मैंने जब आपको फर्स्ट क्वेश्चन में करवाया था उसमें आपको दिखाई थी कि जो लेयर्स होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स होती है। तो अगर हम TCP और OSI लेयर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो ये वाली लेयर है OSI लेयर है। तो इसकी बात कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास यहाँ पर कितनी जो हमारे पास लेयर है, ये वाली लेयर होगी हमारी OSI लेयर। बट जो हमारी ये वाली लेयर होगी यहाँ पर हमारी एक हमारा यहाँ पर हार्डवेयर भी होता है, हार्डवेयर। और जो हमारी अगर यहाँ पे बात की जा रही है TCP IP मॉडल के बारे में, तो अगर हम TCP IP मॉडल के बारे में देखें तो हमारे पास यहाँ पर कितनी लेयर है? 1 2 3 4 5। तो जो यहाँ पर हमारा TCP IP मॉडल की बात करें तो इसमें हमारे पास कितनी लेयर होती है? 5 लेयर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं द नंबर ऑफ लेयर्स इन ISO या OSI रेफरेंस मॉडल इज। तो ISO या OSI मॉडल की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लेयर्स कितनी होती है? आप देख सकते हैं फिजिकल लेयर से स्टार्ट होती है और एप्लीकेशन तक होती है 1 2 3 4 5 6 7। तो जो OSI लेयर की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लेयर्स कितनी होती है? 7 लेयर्स होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। तो देखिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे नीचे कमेंट करके भी बताएं कि सर आज का लेक्चर कैसा लगा और आगे की वीडियोस आपको कब तक चाहिए।